नमस्कार दोस्तों, IIEM के ये नॉलेज सीरीज के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे लोगों को अलग अलग टॉपिक के ऊपर अवेयर करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। वैसे ही हमने, अगर आपने स्टार्ट देखा होगा, हमने इसी से स्टार्ट किया था, फिर इंश्योरेंस वाले आए, फिर MSME वाले आए। वैसे ही बहुत सारे पार्टिसिपेंट की, बहुत सारे व्यूअर्स की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि सर बैंक को लेके भी उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, या बैंकिंग को लेके या फाइनेंस को लेके भी उनको क्वेरी होती है। सो मैं मानता हूँ अगर बैंकिंग की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, तो बैंक वाले से अच्छा शायद कोई नहीं बता सकता है कि नहीं। सो हमने आज इनवाइट किया है मिस्टर अल्केश पटेल करके, जो वाइस प्रेसिडेंट है एंड टेरिटरी मैनेजर है गुजरात में विद कोटक महिंद्रा बैंक, जो फॉरेन ट्रेड एडवाइजरी का भी अंदर डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। सो उनको आज हमने इनवाइट किया है टू रिजॉल्व योर क्वेरीज रिलेटेड टू ट्रेड, फाइनेंस एज वेल एज बेसिक बैंकिंग। तो आज का हमने जो प्रोग्राम किया, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग एक बेसिक बैंकिंग के बारे में समझेंगे। बैंकिंग आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुझे करना है, तो मेरे साथ बेसिक बैंक में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, या तो हाउ द बैंकर्स आर डिफर्ड फ्रॉम द एग्जिम बैंक, या तो आप किस तरह से बैंक अकाउंट खोलने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान दोगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग एक कवर करेंगे कि विटामिन M पैसा कहाँ से आएगा, राइट, क्योंकि विटामिन M के अलावा तो बिजनेस होना नहीं है, राइट। सो फंड कैसे बैंक देती है और क्या क्या क्राइटेरिया बैंक फंड देने से पहले वो ध्यान देती है। आज आपका कंफर्म एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, LC आ गई है, सब कुछ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक रिफ्यूज करती है पेमेंट देने को, तो क्यों करती है, राइट। और थर्ड पार्ट जो हम लोग लेंगे वो लेंगे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को लेंगे, कि उसके क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं और आपके फंड्स आते हैं किस तरह से आते हैं, और उसको आप अप एंड डाउन रेट जो होता है उसको आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो, राइट। सो ये 3 पार्ट में रहेगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सारे पार्ट देखिए, ताकि आपको जो एक्सपोर्ट बैंकिंग को लेके जो भी क्वेरी क्वेश्चन है आपके सॉल्व हो पाए। सो आई वेलकम अल्केश जी on our show, right? We have almost so many viewers who love to see कि बैंकिंग ऐसा सब्जेक्ट है सर कि सब लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। और कोई भी चीज़ हो विटामिन M के अलावा तो आगे बढ़नी नहीं है। एंड आई गेस यू आर द ओनली बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड अस मच बेटर टू अस कि बैंकिंग कैसे रखे और किस तरह से रखे। तो सर बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मल बैंकिंग और एग्जिम बैंक, राइट, कि क्या हम लोग एग्जिम बैंक में अकाउंट खुलवाएं या नॉर्मल बैंकिंग कोई भी खोल सकते हैं। सो बिफोर चूजिंग अ बैंक मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और हाउ द नॉर्मल बैंकिंग एंड एग्जिम बैंकिंग इज डिफर। सो कैन यू प्लीज गाइड ऑन दिस सर? Generally, Exim Bank is providing the financial assistance to the importer and exporter. ओके, जो नॉर्मल करंट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो एग्जिम बैंक नहीं करता है। ओके, तो उसके लिए आपको कोई भी नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में जाना पड़ेगा। वहाँ आप अपना नॉर्मल करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड उसके लिए आपको जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करना पड़ता है। सेम कंपनी का KYC डॉक्यूमेंट रहेगा एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का या पार्टनर्स का रहेगा। ओके, एंड करंट अकाउंट के साथ में अगर आपको EEFC अकाउंट भी अगर ओपन करना है तो उसके लिए जस्ट आपको कौन सी करेंसी में डील करना है, तो उसके लिए अगर आपको डील करना है US डॉलर में या यूरो में या GBP में, तो करेंसी वाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ EFC अकाउंट ओपन होते हैं इसमें। सॉरी टू आई एम कमिंग ऑन EFC को, हमारा एक पूरा बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन रहा है EFC को लेके, सो उसका डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछूंगा। बट सर बेसिक बैंकिंग में चूज करूं एज एन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, या मैं गवर्नमेंट बैंक में जाऊं या प्राइवेट बैंक में जाऊं, तो क्या क्या चीज़ों का बिफोर चूजिंग अ बैंक, क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर बहुत लंबे टाइम में पेमेंट नहीं आती, उनका बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो एज एन न्यू फ्रेशर एक्सपोर्टर या स्टार्टअप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, व्हाट आर द थिंग्स आई शुड टेक केयर बिफोर चूजिंग अ बैंक? नंबर 1, जहाँ पे अपने को अच्छा कस्टमर सर्विस मिलता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। नंबर 2, ओवरऑल दी नंबर ऑफ करेंसीज में वो बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट्स है। ओके, कि जहाँ पे अपने को अगर US डॉलर में, GBP में या AED में पैसा लेके आना है, ठीक तो है, इजीली वी कैन एक्सप्लोर दोज करेंसीज। द थर्ड, जो भी कस्टमर अकाउंट ओपन करता है उसमें उसका जो भी ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाना चाहिए। सही बात है। बेसिकली ये 3 चीज़ का ध्यान रख के अपने को अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो मेजोरिटी ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ओवरऑल सर्विसेज अपने को अच्छा मिलता है। तो वी हैव टू चूज फॉर द प्राइवेट सेक्टर बैंक।
कि जहाँ पे अपने को अच्छी सर्विस मिल सकती है। इम्पोर्टेंट पार्ट सर बताया। अब मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ, मैं भी प्रीफर करता हूँ कि ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम हो, क्योंकि सर पैसा हम लोग हमारा दे रहे हैं, राइट सो हम लोग चाहेंगे सर्विस अपने जैसी मिले, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी गवर्नमेंट बैंकर्स, बट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि प्राइवेट सेक्टर में एक लायबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सीनियर को कंप्लेन कर पाओ सर्विस नहीं मिलती हो तो। दैट्स अ प्लस पॉइंट विद द प्राइवेट सेक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन सर प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसा होता है कि जहाँ पे बैंक में ध्यान देना चाहिए वो चूज करने से पहले भी, राइट। सो क्या ध्यान दूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले? सी मेजोरिटी पर्टिकुलरली ओवरऑल दी, सपोज मैं हर एक बैंक का बोलूँ तो ट्रेड डेस्क, ओके, ट्रेड डेस्क मीन कहाँ पे है? सपोज कोई भी बैंक अगर देखिए तो सेंट्रलाइज ट्रेड डेस्क है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ओके, तो ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में भाई सपोज अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ तो डिफरेंट ट्रेड डेस्क अवेलेबल है जहाँ स्पेशलाइज पर्सन पर्टिकुलरली ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए डीलिंग करते हैं। तो पर्टिकुलरली आपने आपका डॉक्यूमेंट सबमिट किया जहाँ पे भी जो भी ट्रेड डेस्क है, तो वहाँ पे आपको बंदे को मालूम है कि ट्रेड ट्रांजैक्शन में मेरे को स्क्रूटिनी क्या करना है। सही बात। क्या अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो इमीडिएटली दे कैन कन्फर्म अस के हाँ ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप मेरे को सबमिट कर दो, तो आज का ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा। सही बात है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट बैंक शायद लास्ट 4 साल में खुली है, राइट। बहुत सारे लोगों को बेसिक एक्सपोर्ट को लेके, डॉक्यूमेंट को लेके भी नॉलेज नहीं होता। सो जैसे आपने बताया कि इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसका खुद का ट्रेड डेस्क नियर बाय हो और खुद की सिटी में उनको सपोर्ट मिल जाए, दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया आई गेस वी टू चूज एज अ बैंक, राइट। अगर मैं कि मेरी सर्विस के हिसाब से आज मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ बैंक में, राइट, तो मेरा फटाफट ट्रांजैक्शन हो और बाहर तक डॉक्यूमेंट पहुंचे, मेरे पैसे आ जाए, दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया वी हैव टू टेक केयर। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि करंट अकाउंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का कुछ अलग होता है? नहीं, पर्टिकुलरली स्पेशली हर एक बैंक जो भी, अगर मान लो मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर और नेशनलाइज बैंक्स में लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए सेपरेट करंट अकाउंट डिजाइन करते हैं। Okay. उसके लिए मेजोरिटी जो भी नॉर्मल कार्ड रेट जो रहता है, Okay. शेड्यूल ऑफ चार्जेस, उसमें पर्टिकुलरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए स्पेशलाइज सब्सिडाइज रेट में ये लोग प्रमोट करते हैं पूरा प्राइसिंग। ओके, तो गुड। पर्टिकुलरली वो केस में अगर आप अकाउंट ओपन करें तो आपको ओवरऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी बेनिफिट हो सकता है, एंड आपको लो कॉस्ट में अगर आपका स्टार्टअप है तो भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आपको ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ेगा। ओके, यानी आपके हिसाब से करंट अकाउंट तो वही रहेगा कि आपका जो ओपन किया हो, कि उसके अलावा कोई अलग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? करंट अकाउंट नॉर्मल ही रहेगा, बट जो फीचर्स है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सपोज मैं एग्जांपल दूं, कोटक महिंद्रा बैंक हैज डिजाइन्ड ग्लोबल ट्रेड अकाउंट फॉर ओनली इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स, वेयर दे हैव टू रूट द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सपोज उसने $50,000 का क्वार्टरली ट्रांजैक्शन रूट किया तो फ्लैट प्राइसिंग 500 रुपीज है। ओके, अगर $1,00,000 का किया तो फ्लैट प्राइसिंग 300 रुपया है। ओके, पर ट्रांसशिपमेंट, पर पर ट्रांजैक्शन। एंड इन केस अगर उसने $2.5 लाख का ट्रांजैक्शन किया तो फ्लैट 200 रुपीज चार्जेस है। ओके, गुड, एंड विच इज वेरी नॉमिनल कॉस्ट। अंडरस्टैंड। एंड वी डू हैव ऑल्सो द सेपरेट करंट अकाउंट फॉर द न्यू स्टार्टअप। अगर कोई भी स्टार्टअप अकाउंट अगर ओपन करता है उसके लिए उसको 1 साल कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है उसको। ओह वाओ, वेरी गुड। ओके, सो एज ए स्टार्टअप अगर मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है, सो मैं प्रीफर करूँ कि जहाँ पे मेरा कम इन्वेस्टमेंट और कम खर्चा हो, राइट, और जीरो इन्वेस्टमेंट की अगर बात है, आपने एक पॉइंट बैलेंस मेंटेन बिकम्स वेरी गुड। क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उनको तकलीफ यही आ जाती है कि किसी बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर मिनिमम बैलेंस मैनेज नहीं कर पाते और चार्जेस लगना चालू हो जाता है, राइट। सो आई एम रियली हैप्पी टू ग्लेड टू नो दैट यू शेयर्ड अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि स्टार्टअप के लिए 1 साल तक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लिया, ताकि आपके स्टार्टअप का आपका पैसा जो है आप मार्केटिंग में जाके ऑर्डर लेने के पीछे खर्चा करो। दैट इज वेरी गुड। सो आपके हिसाब से अगर बैंकिंग की अगर बात करूं तो एक तो बेसिक अकाउंट खोल लिया मैंने, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं बैंक बेसिक मुझे अकाउंट खोलना है? कि ऐसा कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, या फिर सिर्फ बेसिक अकाउंट से बैंक अपना डॉक्यूमेंट खोल सकता हूं? अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल केवाईसी, अगर कोई भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर अकाउंट ओपन करता है तो उसके लिए आईसी कोड इज मैंडेटरी। ओके, ठीक है, बस मेजोरिटी वही चाहिए। दूसरा, अगर आपको एक्सपोर्ट के लिए जो भी है तो एडी कोड एक लेटर बैंक से आपको लेना पड़ता है, ठीक है, तो जो आपको कस्टम में उधर वो कस्टम रजिस्टर करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ फ्रेशर अगर बात करूं मैं, एज अ स्टार्टअप, राइट, तो मुझे अकाउंट खोलना है बैंक के अंदर, Right, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे? क्योंकि आईसी कोड के लिए भी अगर बात करूँ तो एडी कोड लेटर मुझे बैंक से लेना है, तो बैंक अकाउंट नहीं का तो आईसी कोड भी नहीं आना है मेरा, तो आईसी कोड आएगा कहाँ से?
मेनली जी जो भी नॉर्मल करंट अकाउंट है तो उसके लिए अगर मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो BR लगेगा, कंपनी का KYC डॉक्यूमेंट लगेगा। ओके, एंड KYC में दोबारा बता पाए सर डिटेल? KYC में कंपनी का पैन कार्ड का कॉपी रहेगा या कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ जैसे IC कोड है, GST का रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है। वो टाइप का डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर MOA मेमोरेंडम का कॉपी लगेगा, AOA लगेगा। ठीक है। फिर इंडिविजुअल जितने भी पार्टनर्स है उसका KYC पैन कार्ड का कॉपी रहेगा, ठीक है। या एड्रेस प्रूफ रहेगा। ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राइट? यानी जो भी बेसिक ग्राउंड रजिस्टर उसके बाद रहेगा। फिर आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, यू मे अप्लाई फॉर IC, क्योंकि IC के लिए भी सर बैंक चाहिए, अकाउंट चाहिए। IC मिलता नहीं उसके अलावा, राइट? सो दैट विल बी हेल्पफुल टू अकाउंट ओपन करने के बाद विल अप्लाई फॉर IC, और वो IC सबमिट करके आप हमारा ट्रांजेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा, अलग से एक अकाउंट होता है जिसका नाम दिया गया EFC अकाउंट। सो हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट? अगर EFC अकाउंट की अगर बात करें तो जनरली नॉर्मल करंट अकाउंट जो भी ओपन होता है उसमें आप अपना फंड है ना INR में ही पार्क कर सकते हैं। ओके। और EFC में जो भी अकाउंट ओपन होता है वो डिफरेंट करेंसीज में होता है। जैसे कि अगर आपको USD में अकाउंट खोलना है, GBP में खोलना है या यूरो में खोलना है, अगर मान लो आपका एक्सपोर्ट जो भी प्रोसीड्स है वो यूरो में आया तो यू कैन पार्क दोज फंड इनटू द यूरो अकाउंट। USD में आया तो USD में कर सकते हैं, एंड GBP में आया तो आप GBP में कर सकते हैं। जो फंड आपने पार्क किया, अगर आपको आउटवर्ड रेमिटेंस करना है तो यू कैन यूज दोज फंड फॉर द आउटवर्ड रेमिटेंस एज वेल। वेरी गुड। अगर मान लो आपने INR में लिया पैसा, अगर आपको फिर से आउटवर्ड रेमिटेंस करना है तो आपको 2 बार एक्सचेंज रेट लगेगा। सही बात है। अगर आपने EFC में पार्क किया, उधर से पेमेंट किया, तो आपको उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज लगता नहीं है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज में जो भी रेट कन्वर्जन का बेनिफिट है वो भी कस्टमर को होता है इसमें। ठीक है। तो अगर मुझे एक बात बताइए, तो कितने दिन तक मैं अपने अकाउंट में पार्क कर सकता हूँ? क्योंकि आज मेरे पास $40,000 आए, राइट, जो मुझे शायद 15-20 दिन के बाद उसको वापस रेमिट करना है या तो मुझे यूटिलाइज करना है, राइट? तो मैं कितने दिन तक अपने अकाउंट में पार्क कर सकता हूँ पैसा? एज पर RBI रेगुलेशन, ये महीने में अगर जो भी पैसा आया, मान लो ये मंथ चल रहा है, मई मंथ चल रहा है, सही बात है, तो आप जून एंड में लास्ट फॉरेक्स वर्किंग डे तक आप पैसा अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। ओके, यानी जून एंड तक मैं एटलीस्ट, यानी आपके हिसाब से अगर मैं सिंपल बोलूँ, ये महीने में जो पैसा आया ना, तो नेक्स्ट मंथ एंड तक वो पैसा होल्ड करने, अगर मुझे बाद में 1 महीने 15-20 दिन के महीने के बाद भी पेमेंट करना है, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ? तो कर सकते हैं, ठीक है। और यानी उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अकाउंट को EFC अकाउंट खुलवाने के लिए ऐसा कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं कि अपना रेगुलर अकाउंट है उसी में से? नहीं, सेम डॉक्यूमेंट। मान लो अगर मान ले आपने करंट अकाउंट पहले ओपन कर दिया, ठीक है, सेपरेट आपको EFC अकाउंट खोलना है, ओके, तो आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, वेयर यू हैव टू मेंशन आई हैव टू ओपन द EFC अकाउंट इन respective foreign currencies like USD, euro या whatever currency you want to deal with. Okay. Yes sir. Okay. That's all. No other documents. और फिर जब मेरे पैसे आएंगे उस वक्त को बताना पड़ता है कि मुझे करंट अकाउंट में चाहिए, EFC में चाहिए? Yes sir. राइट, क्लाइंट को लेटर देना पड़ता है कि भाई पर्टिकुलरली जो मेरा पैसा अगर USD में आता है तो यू हैव टू पार्क इनटू द USD। ओके, आप उसमें SI भी सेट कर सकते हैं कि भाई जो भी मेरा रेमिटेंस आता है रेस्पेक्टिव EFC में क्रेडिट कर दो, वन टाइम SI। ओके, सिंगल लेटर दे दिया, डायरेक्टली EFC में काउंट होगा। और फिर पर पार्शियली कर सकता हूँ कि भाई $40,000 है, मुझे $20,000 यूज करना है, $20,000 आगे ट्रांसफर करना है, तो एम आई एबल टू डू द पार्शियली? दोनों। अगर मान लो $40,000 आया, आपने रिक्वेस्ट लेटर दिया कि ये 20,000 मेरे EFC में क्रेडिट कर दो, 20,000 मेरा रेट लेके आप करंट अकाउंट में कर दो, वो हो सकता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी मैनेज, राइट? कि फ्लेक्सिबिलिटी का मैनेज करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट कभी डाउन हो जाता है, मुझे लग रहा है 3 दिन के बाद बढ़ने वाला है, तो भी अपना पैसा मैं EFC पार्क कर दूं, राइट, ताकि एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है वापस तो उसको क्रेडिट ले लूं, राइट? तो वो फ्लक्चुएट मैनेज कर सकता हूं। तो सर उसके अलावा अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार डॉलर अप डाउन, यानी बीच में 79 तक चला गया था, अरे ऑलमोस्ट 72 तक चला गया था, वापस 64 तक चला गया था, वो बहुत फ्लक्चुएटेड रहता है। तो मेरा जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, वेदर इट्स विच एवर द करेंसी, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में आ रहा है, तो वो करने के लिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान दूँ मैं? मेनली पर्टिकुलरली अगर आपको लग रहा है कि भाई पर्टिकुलरली ऐसा कोई पॉलिटिकल कुछ आ रहा है, तो लगता है कि नेक्स्ट मंथ में अगर आपका $US बढ़ने का चांसेस है, okay, तो आप EFC में पार्क कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई पर्टिकुलरली आज मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर है, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट X रेट में कर दिया, ठीक है, अभी X रेट में कर दिया, मेरे को ये पैसा 90 डेज के बाद आना है, सही बात है, तो मैं फॉरवर्ड बुक कर सकता हूँ उसमें। ओके, तो फॉरवर्ड रेट में आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर 65 के रेट से हुआ
तो मेरे को आज के रेट प्लस जो 90 डेज का जो भी प्रीमियम मिलता है तो वो ऑलवेज मेरे को हायर मिलता है फॉर एक्सपोर्टर। गुड। तो वी हैव टू बुक दी फॉरवर्ड फॉर 90 डेज। तो उसमें अपना जो भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो रिस्क रहता है वो नहीं रहता है इसमें। ओके, यानी आपका कहना है कि मैं आज पेमेंट टर्म्स नक्की आज ऑर्डर आज मैंने फाइनल किया, समझो कि मई मंथ में मेरा पेमेंट आने वाला है 3 महीने के बाद तकरीबन सितंबर महीने में। तो सितंबर महीने में क्या रेट होगा ना मोदी जी बता सकते हैं ना राहुल गांधी जी बता सकते हैं, राइट? कोई भी आगे कोई बता नहीं सकता। तो वो अपना रिस्क कवर करने के लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ बैंक के साथ, ताकि सितंबर महीने में जब भी मेरा रेमिटेंस आए तब जो भी चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो आई शुड बी रिसीविंग दैट मनी एट द सेम एक्सचेंज रेट। तो सर उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, कैसे करना पड़ता है फॉरवर्ड के लिए? पूरा एक तो आपको फॉरवर्ड लिमिट सेट करना पड़ता है। ओके। एंड जो भी कस्टमर जो भी लायबिलिटी कस्टमर जो रहते हैं कि जिसका करंट अकाउंट हमारे पास है वहाँ हम लोग 10% FD मार्जिन लेते हैं टू कवर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यानी एक फॉरवर्ड का लिमिट हम लोग सेट करते हैं। ठीक है। उसके लिए एक LEI का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी फॉरवर्ड का डॉक्यूमेंट जो भी है आप हमको देते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग मेरे सिस्टम में फॉरवर्ड लिमिट सेट करते हैं। ठीक है। एंड बेसिस ऑन दैट हम लोग फॉरवर्ड बुकिंग करते हैं। ठीक है। पर सर अभी बहुत बार ऐसा होता है कि सर मैंने ऐसा सोचा कि 4 महीने के बाद $65 जो था वो शायद 63 हो जाएगा, तो आपने आपको रिजर्व कर लिया है, पर सर वो बढ़ गया तो एम आई एबल टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ओके। इफ आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है वो बैंक आपको पास ऑन करता है। पास ऑन करता है? Yes, ओके। यानी आपका कहना है कि अगर मैं 65 बुक करवाया, सितंबर में आपने बुक किया 65.70 के रेट के ऊपर, राइट? एंड इन गिवन केस वो 67 चला गया जब मेरा पेमेंट आया, राइट? तब सर क्या होता है, लॉस तो हम लोग बेयर करने की कवर कर लिया है और प्रॉफिट देने की किसी की इच्छा नहीं होती, एज एन एक्सपोर्टर अगर बात करो या इंपोर्टर भी बात करो, राइट? सो वैसे केस में क्या करूँ मैं? वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लूँ? सो एम आई एबल टू गेट द 67 रुपीज रेट? नो। हाँ, जो भी जैसे मैंने बोला प्रॉफिट सेम भी अगर लॉस भी है तो भी वो भी क्लाइंट को बेयर करना पड़ता है। ओके। हाउ सर? अगर मान लो मैंने आज 65 में ऑलरेडी डॉलर बुक कर दिया, मेरे को 90 डेज का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, 90 डेज में मेरे को 65 का रेट मिला। ठीक है। अगर ड्यू डेट में मेरा रेट हो गया 67, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे को रेट कैंसिल करना है ड्यू डेट पे और रेट चल रहा है तो क्लाइंट को पर डॉलर 2 रुपीज़ का लॉस होगा इसमें। सही बात है। तो इनका 63 है तो 2 रुपये का क्लाइंट को प्रॉफिट मिलता है, 67 है तो 2 रुपये का लॉस मिलता है। ओके, सो वी हैव टू बी रेडी। आप यानी अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हो लॉस से। प्रॉफिटेबली आया तो अगर मैं सोचता हूँ रिस्क के ऊपर करते हो दैट मींस टू बैंक। मेनली फॉरवर्ड बुक इसीलिए करना चाहिए लॉस, पर्टिकुलरली आज मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ओवरसीज पार्टी से, जो पैसा आना है मेरे को वो पैसा मैं 90 डेज के बाद मेरे को क्या मिलेगा, जो भी सपोज मेरे को 3% ज़्यादा मिलता है वो मेरे को बुक कर लेना चाहिए। सही बात है। क्योंकि 90 डेज के बाद वो 67 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो विच वी कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, राइट। वो अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, we should focus on our business, not into the foreign exchange loss or profit. दोस्तों बहुत ज़रूरी है, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट, राइट? आप गाड़ी का इंश्योरेंस दिलवा लेते हो, राइट? और कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या हम थोड़ा इंश्योरेंस का पैसा वापस ले जाते हैं? लाइफ इंश्योरेंस लिया, राइट? और लाइफ इंश्योरेंस किस लिए लिया कि शायद कुछ हो गया, राइट? और रिस्क है, पर अगर लाइफ में कुछ पूरी जिंदगी तक जीता रहा तो अच्छा जीना तो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो व्हेन यू आर इवन बुकिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और कवरिंग योरसेल्फ विद द रिस्क कि अगर लॉस नहीं हो जाए, प्रॉफिट आज हमने जिस सेट पे बुक किया उतना तो मुझे मिलना ही है। आपने जब ऑर्डर फाइनल किया है तब आपका प्रॉफिट तो ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका है, राइट? सो वो तो हमने कवर कर लिया, बट लॉसेस नहीं हो उसके लिए उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। सो और कुछ ध्यान देना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज को लेके जहाँ पे हम लोग बुक करने से पहले, या आपकी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि मुझे जान सकूं कि 3 महीने के बाद आज क्या रेट चलेगा, 2 महीने के बाद कहाँ से जान सकता हूँ सर? मेनली जो भी ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क है या कौन से कंट्री में क्या हो रहा है वो कोई बता नहीं सकता है। सही बात है। तो डॉलर का रेट आज 70.34 है, कल 80 होगा या 60 होगा वो कोई नहीं बता सकता है। सही बात है। तो मेनली मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने को अपने बिजनेस में फोकस करना चाहिए। सही बात। रादर टू अर्न फ्रम द फॉरेन एक्सचेंज। एग्जैक्टली गुड पॉइंट। वी शुड नॉट फोकस कि भाई मेरे को फॉरेन एक्सचेंज से अगर डॉलर रेट है मैं बुक कर लूँ उसमें से प्रॉफिट कमाऊँ, तो वो मेरे लिए और मेरे कहना है कि आज में जियो,
आपका कहना आज में जो आज जो बुक पे फाइनल प्राइस की उसमें प्रॉफिट ले लिया है आपने, राइट? ऑर्डर तभी तो फाइनल किया है बायर के साथ, यानी यू ऑलरेडी हैव बुक द प्रॉफिट, उसको बुक कर लो, कल का रिजर्व करके रखो पॉलिसी के साथ, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ पैक करके रखो कि अगर कुछ भी हो गया तो उतना तो मुझे मिलना ही है। तो आज में जीतना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी गुड व्हाट यू सेड। सो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एक्सचेंज को लेके जो क्वेरीज थी, वी ट्राई टू रिजॉल्व। नाउ हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि बैंक का सबसे पहला काम होता है पैसा देना, राइट? सो बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे व्यूअर्स से, बहुत सारे पार्टिसिपेंट को, उनको ऐसा लगता है कि सर मैं बैंक अकाउंट खोल दिया तो बैंक मुझे बेसिकली बहुत सारा पैसा दे देगी। तो सर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट पूछना चाहूँगा कि एज अ फ्रेशर आज मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे बैंक पैसा देगी पहली बात तो? मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टार्टअप अकाउंट है उसमें बैंक लोन नहीं दे पाएगी, क्योंकि बैंक ऑलवेज वो देखती है कि भाई पर्टिकुलरली क्लाइंट का 3 ईयर विंटेज है क्या, नंबर 2 भाई प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस कितना है, एंड तीसरा जो भी लोन लेने के लिए जो भी क्लाइंट क्या अपने को कोलेट्रल देता है, ये 3 चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक लोन देता है। बट मान लो आपका ही स्टार्टअप ही है, अभी आपने रिसेंटली नया स्टार्ट किया है एंड ओवरऑल बिजनेस विंटेज नहीं है, तो फ्रेशर को हम लोग लोन नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर मैं 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ व्यूअर्स होते हैं, बहुत पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उनका, राइट? फ्रेशर है बट उनको इंडस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें पता नहीं। एक्सपीरियंस जैसे आपने बात किया बैकग्राउंड, राइट? तो ओनर का बैकग्राउंड हो गया, डायरेक्टर का बैकग्राउंड हो गया, वो ऑलरेडी इस फील्ड का है, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। दे आर रेडी टू गिव सिक्योरिटी एज वेल कि शायद उनका घर होगा या जो भी होगा। सो आर दे एलिजिबल टू क्लेम द फंड्स फ्रॉम द बैंक? वो केस में ओवरऑल मीन्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज और वो ले सकता है बेसिस ऑन ओवरऑल, बट ऑलवेज बैंक देखता है कि जो भी क्लाइंट लोन लेता है उसका रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। एक्सीलेंट, गुड वर्ड। अगर रीपेमेंट कैपेसिटी, अगर बैंक को लगता है कि भाई यस ये क्लाइंट का रीपेमेंट कैपेसिटी प्रॉपर है, ओवरऑल ऑर्डर्स उनके हाथ में है, तो बैंक शायद कंसिडर कर सकता है। ओके, तो वो आपके हिसाब से एक 100% फ्रेशर होगा, उसको तो बहुत बड़ी मेहनत करनी ही करनी है। बट अगर शायद कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बंदा है, वही अगर उसके उसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट? एंड ही हैज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, व्हाटएवर बी द मोड इज डिफरेंट स्टोरी, बट कोलेटरल सिक्योरिटी है उसके पास, तो वो अगर बैंक के अप्रोच करता है, उसका बैकग्राउंड प्रॉपर है, तो उसको फंड मिल सकता है। मे बी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, उसको वर्किंग कैपिटल के लिए ही पैसा चाहिए। तो सर आप लोग पीओ के सामने ऑर्डर पैसा देते हैं, कैसे देते हैं? परचेज ऑर्डर के सामने पैसा मिल सकता है मुझे कि मैंने कंफर्म ऑर्डर आ गया पार्टी के यहाँ से, शायद मैं कहता हूँ 10 लाख का ऑर्डर था, 30% एडवांस भी आ गया, 3 लाख तो मेरे पास आ गए, अब मुझे 7 लाख की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो हाउ वुड आई रेज द फंड्स? नहीं, परचेज ऑर्डर के सामने कोई भी बैंक फंड नहीं करता है। ओके, मेनली जो मैंने बोला कि भाई कोलेट्रल या विंटेज एंड 3 years एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो भी है वो बेसिस पे ही फंडिंग होता है। पीओ में तो एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, 30% एडवांस आ गया, बाकी का 70% आएगा, उसका एश्योरेंस नहीं होता है। ठीक है। तो मेनली जो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया वो हिसाब से हम लोग करते हैं। ओके, यानी बेसिक अगर बात करें तो अगर आपका 3 साल का जैसे आपने विंटेज नहीं है, यानी बैकग्राउंड नहीं है अगर बिजनेस का, टर्नओवर का और कंसिस्टेंसी ऑफ द बिजनेस का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राइट? मैं बहुत सारे व्यूअर्स को, मेरे पास भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट मिलने आते हैं, इवन ड्यूरिंग द सेशन भी हम लोग कहते हैं कि आज आप 25-26 साल के हो, राइट? आपके पापा ने आपको बड़ा किया है, 25 साल खाना खिला के, पढ़ाई करके सारा किया है। आज आप बिजनेस करने वाले पापा को जाके बोलते हो कि पापा 50 लाख चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो आपके पापा आपको 50 लाख देने के रेडी नहीं है, तो हाउ द बैंक विल टेक अ रिस्क? Isn't it wrong? राइट? कि आपके पापा ने बड़ा किया, 25 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने आपके अंदर, एंड ही इज नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क ऑफ 50 लाख रुपीज। सो व्हाई बैंक विल टेक अ रिस्क इफ दे डोंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ योर्स? या तो आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, राइट? सो इट्स मोर इंपॉर्टेंट दोस्तों कि बैकग्राउंड क्रिएट करना। 3 साल तक आपको स्ट्रगल करना, इसलिए धंधे में भी कहा जाता है 1000 दिन निकालिए, राइट? फिर आपको धंधे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, धंधा आपके पीछे भागेगा।